आपको मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। इसका पहला क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल क्षेत्र तक फैला। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो 22 जून 1555 में मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ, जिसमें अफगान बुरी तरह पराजित हुए। इस युद्ध में के बाद भारत के राज सिंहासन पर एक बार फिर पूरी तरह से मुगलों के हाथ आ गया। सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां और अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो सरहिंद के युद्ध। 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद में युद्ध हुआ, जिसमें अफगान बुरी तरह पराजित हुए। इस युद्ध के बाद भारत का राज सिंहासन एक बार फिर पूरी तरह मुगलों के हाथों में आ गया। सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना का दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने से हो गई। तो हुमायूं 1 जनवरी 1526 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। किस मुगल बादशाह का दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ, लेन पूल ने यह हुमायूं के लिए लिखा है। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी था, यानी मुगल प्रशासन में मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी था। मुगल काल में राजस्व के स्रोत मुख्यतः भू राजस्व, चुंगी, उपहार, नमक पर कर, पाल टैक्स या व्यक्ति कर था। इन सब में भू राजस्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। मुगल काल में मदद-ए-माशा भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को दे दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि अनुत्पादक होती थी। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। मुगल शासकों में सर्वप्रथम अकबर ने ही भूमि तथा भूमि कर व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया था। अकबर ने 1580 में दहसाला नामक भू राजस्व की नवीन प्रणाली प्रारंभ किया था। मुगल प्रशासन में मदद-ए-माशा इंगित करता है। तो मदद-ए-माशा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है, यानी मुगल इन सब में भू राजस्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। मुगल काल में मदद-ए-माशा भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को दे दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि अनुत्पादक होती थी। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। मुगल शासकों में सर्वप्रथम अकबर ने ही भूमि तथा भूमिकर व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया। अकबर ने 1580 में दहसाला नामक भू राजस्व की नवीन प्रणाली प्रारंभ की। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल समद। हमजानामा मुगल चित्रकला की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसे दास्तान-ए-अमीर हमजा भी कहा जाता है। यह कुल 1200 चित्रों का संग्रह है। हुमायूं के समय में 2 महान कलाकार मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल समद थे। अब्दुल समद द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों का संकलन जहांगीर की गुलशन चित्रवाली में किया गया है। उस्ताद मंसूरी एवं अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे। इन्हें
बादशाह ने क्रमशः नादिर उल अस्त्र या नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर को दुर्लभ पशुओं और पक्षियों के का चितेरा कहा जाता था। इसकी महत्वपूर्ण कृति साइबेरिया का बिरला सारस तथा बंगाल का एक पुष्प है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान था? इसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। बहलोल लोदी ने अपने सरदारों का मसनद ए अली कहकर पुकारता था। अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया। सिकंदर लोदी सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की नींव डाली। इसने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाने यानी गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया। इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। शेरशाह सूरी ने सहसाराम में अपना मकबरा बनवाया और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो इसका सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल की घटनाएं निम्न हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध, दक्षिण में अकाल, इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी आदि। इसे वजीर गयासुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। 1772 में मराठों यानी माधवराव सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम वापस दिल्ली लौटा। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। अगला क्वेश्चन है यानी मुगल राज का संस्थापक बाबर एक विद्वान शासक था। उसके दरबार में विद्वानों का आदर किया जाता था। उसने फारसी में एक नवीन काव्य शैली अपनाई जिसे मुबाइन या मुबैयान कहा जाता था तथा उसमें बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है। बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई और उसका कई अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। दीवान बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा में एक कविता संग्रह है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। इनके द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। उसका मानना है कि जब तक गैर मुसलमान देशों यानी दारुल हब्र के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए तब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। दारुल हब्र का अर्थ है गैर मुसलमानी देश और जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है जो इसी के द्वारा लगाया गया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने। शाहजहां का काला सफ़ेद संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया था। इस किले के भीतर मोती महल, हीरा महल, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल आदि हैं। नूरजहां ने 1626 ईस्वी में एतामद्दुद्दौला का मकबरा बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह ऐसी प्रथम इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। अकबर ने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा आदि का निर्माण करवाया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए
4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम अंकित करें। तो अंकित है, सॉरी, दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, जिसे बिलग्राम का, और सरहिंद, ये हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में देवरा 1531 ईस्वी, चौसा 1539 ईस्वी और बिलग्राम 1540 एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया। यानी पहले देवरा, फिर चौसा, फिर बिलग्राम, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, सरहिंद का युद्ध लड़े गए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनवाया था। मयूर सिंहासन तख्ता ताबूत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। यानी यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया। 12 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने हुई, पर दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्माण दोपहर तक ही हो गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह परास्त होने के साथ ही मार दिया गया। बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग का जिक्र किया है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तो लुगमा युद्ध नीति तोपखानों का प्रयोग। पानीपत के युद्ध में ही बाबर ने अपने 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं ली। जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो जब्ती प्रणाली शेरशाह की। जब्ती मध्यकाल में भारत में भूमि राजस्व के निर्धारण की एक पद्धति है जो माप पर आधारित थी। यह भारत में सूरों और मुगलों के समय में प्रचलित थी। साधारणतः जब्त, परंतु कभी कभी जब्ती तथा जरीब या अमल ए जरीब कहलाती थी। अबुल फजल के अनुसार सूर राजा शेरशाह और इस्लाम शाह इस पद्धति के प्रवर्तक थे। जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का संबंध राज्य कानूनों से है। जवाबित का आशय राज्य के कानून, लॉ ऑफ स्टेट से है, जो कोई शासक देशकाल परिस्थिति के अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार था। जहांगीर ने ईरान से भारत का सिंह द्वार कहे जाने वाले और व्यापार एवं सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रांत कंधार को जाता था, लेकिन 1621 ईस्वी ईरान के शाह अब्बास ने इसे युद्ध द्वारा जीत लिया। 1622 में खुर्रम शाहजहां के विरोध के कारण जहांगीर के समय ही कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम का अधिक प्रचलित नाम था। इनका जन्म अप्रैल 1593 ईस्वी में आगरा में हुआ था। किस मुगल बादशाह को जिंद पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब अपने खर्च के लिए कुरान की आयतें लिखता था और टोपी सिलता था। इन्हीं के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो
पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा को हवा महल भी कहा जाता है। इसकी पहली मंजिल के खंभे पर शेष मंजिलों का संपूर्ण भार है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 तक भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा म्यांमार भेज दिया और जहां उनकी मृत्यु हो गई। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया वह थे कछवाहों से। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध अम्बेर के सूर्यवंशी कछवाह राजपूत राजा भरमाल की पुत्री के साथ विवाह कर के साथ औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे? औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा नाम के दो राज्यों को विजित किया था। औरंगजेब का दक्षिण भारत का विजय अभियान निम्नलिखित है। बीजापुर की विजय। औरंगजेब ने दक्षिण विजय के लिए सूबेदार दिलेर खां को नियुक्त किया था। उसने 1679 ईस्वी में आक्रमण किया पर सफल नहीं हुआ। बाद में उसकी जगह शाहजादा आजम संघर्ष करता रहा और अप्रैल 1685 ईस्वी में बीजापुर के किले पर घेरा डाल दिया। 13 महीने घेरे के बाद किला 86 में बीजापुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। गोलकुंडा की विजय। 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण के लिए भेज दिया। अक्टूबर 1687 में स्वतंत्र शासक कुतुबशाही का अंत हो गया। नंबर 3, मराठों के प्रति औरंगजेब सफल नहीं हो सका। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर जहांगीरी मुगल बादशाह जहांगीर की जीवनी है। जहांगीर की कई आत्मजीवनियाँ उपलब्ध हैं, कुछ उनके समय में और कुछ उनके बाद लिखी गई हैं। मुगल ने नौरोज़ का त्यौहार लिया पारसियों से। नौरोज़ ईरानी नववर्ष का नाम है जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्राकृतिक प्रेम का उत्सव है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। दिलरस बानो बेगम को रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है।